चलिए, हमारा आज का जो टॉपिक है योगासन के ऊपर है। योगासन का परिचय, अर्थ, सिद्धांतों और उनका स्वास्थ्य लाभ। तो योग एक संस्कृत शब्द है। जैसा कि हम पहले योग के बारे में पढ़ चुके हैं, योग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है जुड़ना या जोड़ना, एकजुट होना या एक साथ होना। और योग का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के साथ मिलना है। योग का मेन उद्देश्य क्या है? शरीर का आत्मा के साथ मिलना, मतलब आत्म को जानना। आत्म क्या है उसे जानना ही योग है। और आत्मा का परमात्मा से जोड़ना ही योग है। अब आसन को जान लेते हैं। आसन क्या है? आसन शब्द संस्कृत के मूल शब्द अस से लिया गया है, जिसका अर्थ है बैठना। आसन का मतलब है बैठना। अभी जैसे हम बैठे हैं, हम किसी आसन में बैठे हैं, ठीक है। कोई चेयर पे बैठा है, कोई जमीन पे बैठा है, कोई बेड पे बैठा है, तो किसी ना किसी पोजीशन में बैठे हैं, तो वो क्या है? आसन है। तो कंबल, ऊनी मैट का टुकड़ा, कुछ ताड़ के पत्ते और बैठने के लिए प्रयोग की जाने वाली चटाई, इन सबको भी आसन कहते हैं। एक आसन होता है, जैसे हम बैठने हैं, हमारी बैठने की पोजीशन को आसन बोलते हैं। और बिछाने वाले, जैसे हम पूजा के समय या कोई भी अर्चना या वंदना करने के लिए हम एक मैट बिछाते हैं, चाहे वो कपड़े की हो या दरी बोलते हैं, कहीं कहीं मैट बोलते हैं, कहीं चादर भी बोल सकते हैं उसको, या ऊनी कालीन होते हैं जो आजकल कालीन आते हैं, वो भी आसन होते हैं। बट यहाँ पे जो आसन की बात हो रही है, वो शारीरिक मुद्रा की बात हो रही है, वो है आसन। योग साधना में आसनों का प्रयोग सामान्य रूप से बैठने की मुद्रा अथवा शरीर की स्थिति को बनाए रखने के लिए किया जाता है। योग साधना में जो है आसन का उपयोग शारीरिक मुद्रा, मतलब हम शरीर से मुद्रा बनाकर अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं, उसे स्वस्थ रखते हैं और उसे बनाए रखने के लिए किया जाता है, जो शरीर और मन की स्थिरता तथा सुख की अनुभूति देता है। आसन में स्थिरता आती है जब हम कोई क्लास करते हैं। अभी भी आप क्लास कर रहे हैं, आप चलते चलते तो क्लास नहीं ले पाएंगे ना, आपको कोई ना कोई आसन लेना पड़ रहा है, तभी आप क्लास ले पा रहे हैं। और मैं अगर क्लास ले रही हूँ, बोल रही हूँ, तो मुझे भी स्थिरता की जरूरत है। मैं ऐसे घूम घूम के क्लास नहीं ले पाऊंगी, तो स्थिरता की जरूरत है, इसलिए मैंने भी सुखासन कर रखा है। सुखासन में बैठ के मैं आसानी से क्लास ले पा रही हूँ, और सुखासन में बैठ के आप आसानी से क्लास सुन पा रहे हैं। तो यही है आसन की महत्ता, मतलब स्थिरता। शरीर में स्थिरता लाना ही आसन है। पतंजलि योग, जो महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है, उसमें आसन को तीसरे नंबर पे रखा गया है। जो अष्टांग योग है हमारा, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो आसन का नंबर क्या है? तीसरा। यह क्वेश्चन आ सकता है, पतंजलि योग दर्शन में आसन का कौन सा नंबर है? तो आसन का नंबर है तीसरा। यम नियम के बाद आसन आता है, ठीक है। पहले हम यम नियम को फॉलो करते हैं, फिर हम अपने शरीर पर काम करते हैं, अपने शरीर में स्थिरता लाते हैं। पहले मन को चंचल होने से बचाते हैं और सामाजिक तौर पे नियम फॉलो करते हैं। फिर हम शरीर की स्थिरता पर काम करते हैं कि हमारे शरीर में स्थिरता आए। यह आ गया यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, पतंजलि योग सूत्र दूसरे का 29 सूत्र। गोरक्षनाथ जी ने अष्टांग योग का वर्णन किया है और आसनों को पहला वर्णन किया दिया है। तो गोरख संहिता जो है, गोरक्षनाथ ने जो लिखी है, उसमें अष्टांग योग का, सॉरी, षष्टांग योग का वर्णन किया है, मतलब 6 क्रियाओं का वर्णन किया है, जिसमें आसन का वर्णन सबसे पहले है।
आसन, उन्होंने बताया है आसन, सांस पर नियंत्रण, इंद्रियों का प्रतिबंध, आंतरिक अमृत, एकाग्रता, ध्यान और समाधि, यह योग के 6 सदस्य हैं। मतलब आसन सबसे पहला जो है आसन, जब तक हम आसन में नहीं बैठेंगे तब तक हम सांस पर नियंत्रण नहीं पा पाएंगे, और जब तक हम सांस पर नियंत्रण नहीं पाएंगे तब तक हम इंद्रियों को प्रतिबंध, मतलब इंद्रियों पे संयम नहीं रख पाएंगे। जैसे कि योग के जब अर्थ में हमने पढ़ा था, युक्त समाधो युक्त संयमने और युजिर योगे, तो इधर संयम की बात हो गई, इंद्रियों पे संयम नहीं रख पाएंगे। और अगर ये इंद्रियों पे संयम नहीं होगा तो एकाग्रता नहीं होगी, और एकाग्रता नहीं होगी तो ध्यान नहीं होगा, और ध्यान नहीं होगा तो समाधि नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें जो पीछे की जो चीजें हैं, मतलब सांस से लेकर समाधि तक, हमें एक आसन की आवश्यकता पड़ती है। इस आसन में जब हम स्थिरता पा लेते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी श्वास पे भी नियंत्रण पा लेते हैं। श्वास पे नियंत्रण पा लेते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, इंद्रियों पर संयम पा लेते हैं। और जब इंद्रियों पे संयम पालेंगे तो हम एकाग्रचित्त हो जाएंगे, हमारी एकाग्रता बढ़ जाएगी। और जब एकाग्रता बढ़ेगी तो हम धीरे धीरे ध्यान की ओर जाएंगे, और जब ध्यान हमारा लगने लग जाएगा तो हम धीरे धीरे समाधि की ओर बढ़ेंगे। तो ये 6 चीजें बताई हैं, ये इनके अनुसार, गोरक्षनाथ जी के अनुसार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। गोरक्षनाथ जी ने गोरक्ष शतक में षष्टांग योग का वर्णन किया है। जैसे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन किया है, ऐसी इन्होंने षष्टांग योग का वर्णन किया है। मतलब छह छह योग के सदस्य बताए हैं इन्होंने। आसन प्राण संयम, प्रत्याहारोण रोध, धारणा ध्यानम, समाधि रेतानी योगांगी भवंती शटा, मतलब 6 है। इसका चौथा श्लोक है ये। हठयोग प्रदीपिका में भी आसन को प्रथम स्थान दिया गया है। हटस्य परतमांग गत्वादासनम पूर्व मुच्यते कुर्यात दासनम सथैर्यमारोग्यम छांगडंग लाघवम। ये है हठयोग प्रदीपिका का फर्स्ट चैप्टर का 19th श्लोक, जो कि हठयोग प्रदीपिका के फर्स्ट चैप्टर में, जो कि आसन का है वो फर्स्ट चैप्टर, उसमें आसन का वर्णन किया है। उसमें कहा गया है, हठयोग में पहले आसन का वर्णन किया गया है। आसन के अभ्यास करने से शरीर को स्थिरता, स्वस्थ और हल्कापन महसूस होता है, प्राप्त होता है। मतलब स्थैर्यम, आरोग्यम और लाघवम, ये इसके लाभ भी बता दिए इसी श्लोक में उन्होंने। स्थैर्यम, आरोग्यम और लाघवम, मतलब स्थिरता आती है, आरोग्यता आती है और शरीर लघुता आती है, मतलब हल्का फील होता है। ये हठयोग प्रदीपिका के अनुसार है। इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है, हठयोग प्रदीपिका में आसन का क्या लाभ बताया है, तो आसन से लघुता प्राप्त होती है, आसन से आरोग्यता प्राप्त होती है और आसन से स्थिरता प्राप्त होती है। यही महिषी घिरण ने बताया है, घटस्थ योग के लिए सप्त साधनों की बात की गई है। मतलब उन्होंने जो घट, मैंने पहले भी बताया था कि महर्षि घिरण ने हमारे शरीर को घट माना है, मनुष्य के शरीर को घट माना है, और उस घट की शुद्धि के लिए 7 साधनों की आवश्यकता होती है, जिसमें से आसन को उन्होंने दूसरे स्थान पर दिया है। शोधनम दृढ़ता च स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्ष निर्लिप्तम घटस्य सप्त साधनम। ठीक है, शोधनम, शोधन, दृढ़ता और स्थैर्य आता है, मतलब स्थिरता आती है, और धैर्य आता है, और लाघव मतलब लघुता आती है। इसी से हमारा शरीर शुद्ध होता है और प्रत्यक्षीकरण व निर्लिप्तता होती है। इन्होंने बोला है शरीर को परिपक्व करने के लिए, मतलब शरीर को साधने के लिए योग के 7 अंगों की चर्चा की गई है, जो इस प्रकार है: शोधन, दृढ़ता, स्थिरता,
धैर्य, लघुता और प्रत्यक्षीकरण व निर्लिप्तता। शोधनम हो गया षटकर्म। इन्होंने फर्स्ट चैप्टर में षटकर्म का वर्णन किया है। किन्होंने? महिषी घिरण ने सबसे पहले षटकर्म का वर्णन किया है। षटकर्म के बाद इन्होंने आसन का वर्णन किया है, तभी आसन को दूसरा स्थान दिया गया है। जब आप इनकी जो बुक पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो चैप्टर वाइज ऐसे ही दे रखे हैं, 7 चैप्टर दे रखे हैं। पहले षटकर्म, फिर आसन, फिर धारणा, फिर ध्यान। तो षटकर्म से आती है शरीर की शुद्धि होती है, शरीर को धोते हैं, मतलब शोधन करते हैं षटकर्म के क्रियाओं से हम लोग। जैसे कि हमने कल षटकर्म पढ़ा था ना, उसमें महर्षि घिरण का जो फ्लो चार्ट मैंने पढ़ाया था, 4 तरह की धोती थी, उन धोतियों के भी 4 4 पार्ट थे। अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती, इस तरीके से था। तो उनसे क्या करते हैं, हम शरीर की शुद्धि करते हैं, शोधन करते हैं। उसके बाद हम आसन करते हैं। आसन से क्या होता है, दृढ़ता प्राप्त होती है। जब आसन कर लेते हैं, फिर हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम से क्या होता है, स्थिरता आती है। स्थिरता के बाद हम धारणा करते हैं। धारणा से धैर्य आता है, फिर धैर्य या धीरता आती है। फिर अ, धारणा ध्यान से लघुता आती है, हल्कापन, और समाधि से प्रत्यक्षीकरण व निर्लिप्तता होती है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार आसन क्या है? स्थिर सुखम आसनम। शरीर व मन की वह स्थिति जो सुखकारी हो, आपको सुख दे हो, वो आसन है। आसन वह है जो स्थिर और सुखद या आरामदायक होता है, वह आसन है। वो कोई भी हो सकता है, सुख आसन भी, जैसे हम नॉर्मल जो आलथी पालथी मारकर बैठते हैं, वो भी सुख आसन में गिना जाता है। तो वो भी सुख आसन है। और आसन की विशेषता बताते हुए कहा है उन्होंने, आसन की विशेषता बताया है, प्रयत्न प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम। मतलब प्रयत्न करना है, शिथिलता तक प्रयास और अनंत पर ध्यान करने से वह आसन दृढ़ और सुखद हो जाता है। मतलब जब हम प्रयत्न करते हैं बार बार, जैसे कि हम मान लीजिए पादहस्त आसन कर रहे हैं, तो पहले दिन तो पादहस्त आसन पूरा नहीं लग जाता ना। हम धीरे धीरे लगाते हैं, आगे झुकते हैं, हाथ टच करने की कोशिश करते हैं। जब हाथ हमारे टच हो जाते हैं, फिर हम अपने हेड को अपने नीज से टच करने की कोशिश करते हैं। जब वो इजीली हो जाता है, फिर हम अपनी स्पाइन को नीचे की तरफ और खींचने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं हम, धीरे धीरे इसका अभ्यास करते हैं और शिथिलता लाते हैं, शरीर में शैथिल्य बनाते हैं, उस आसन को सुखद स्थिति में लाते हैं। फिर और उससे वो आसन सुखद हो जाता है और दृढ़ हो जाता है, जिसमें हमें बहुत अच्छा लगने लग जाता है, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। जब कोई आसन लगने लग जाता है आपका, तो बड़ी खुशी होती है ना, आनंद होता है, और लगता है कि इसी में रुके रहते हैं, वापस आने का मन नहीं कर रहा। 30 सेकंड की होल्डिंग होती है, तो लगता है कि 1 मिनट की होल्डिंग करा दे मैडम, या 2 मिनट की होल्डिंग करा दे। तो इस तरह का फील होने लग जाता है। जब हमारे आसन सिद्ध होने लग जाते हैं, तो हमें उसमें आनंद की अनुभूति होने लग जाती है, खुशी होने लगती है। आसनों के प्रकार, ये क्वेश्चन आता है, ये पूछा भी जाता है, और ये भी प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। आसन का महर्षि पतंजलि के अनुसार बेनिफिट बताइए। तो प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम, ये है इसकी विशेषता। तो आप ये वाला श्लोक बता सकते हैं। और कोई परिभाषा पूछी जाए आसन की, तो आप महर्षि पतंजलि के अनुसार स्थिर सुखम आसनम बता सकते हैं, और इसका सूत्र संख्या भी बता सकते हैं। ठीक है। आसन के प्रकार ये पूछा जा सकता है, आसन के कितने प्रकार होते हैं? आसन के 4 प्रकार होते हैं। और ये है 6 6 प्रकार बताए हैं इसमें। तो मेडिटेटिव पोस्चर्स होते हैं, जो ध्यानात्मक आसन होते हैं, जिसमें आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं, जैसे सिद्धासन हो गया,
पद्मासन हो गया, और गोरक्षासन हो गया। जैसे ये पूछा जा सकता है ध्यानात्मक आसन कौन कौन से हैं बताइए, किन्हीं दो के नाम बताइए, किन्हीं चार के नाम बताइए। तो आप बता सकते हैं पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिक आसन और गोरक्षासन, ये मेडिटेटिव पोस्चर्स है। एकाग्रता, शांति और स्थिरता के लिए किए जाते हैं, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन आदि। ठीक है, मतलब एकाग्रता, प्राणायाम या ध्यान करने के लिए इन आसनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम इन आसन में ये सब क्रिया करते हैं। कल्चरल आसन, सांस्कृतिक आसन, रोग आदि त्रिदोषों के संतुलन आदि के संबंधित आसन, जैसे पर्वतासन, मयूरासन। अच्छा, ये जो आसन है, जैसे कि हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कहीं एडवांस आसन का, तो उसके आसन है। ठीक है, इसमें आ जाएगा पर्वत आसन, आ गया मयूर आसन, आ गया शीर्ष आसन, आ गया, इस तरीके का आसन आ सकता है। रिलैक्सिंग पोस्चर जो होते हैं आपके विश्रांति कारक आसन, ये होते हैं जिन आसनों में शिथिलता प्राप्त होती है, जैसे शव आसन, बाल आसन, मकर आसन आदि। इनमें शिथिलता प्राप्त होती है, ये जो है ये आपके रिलैक्सिंग पोस्चर्स होते हैं। शारीरिक विधि के अनुसार आसन के प्रकार, मतलब हम किस किस तरीके से, कितने तरीके से आसन कर सकते हैं। तो कितने तरीके से कर सकते हैं हम? छह तरीके से। बैठकर किए जाने वाले आसन, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने तरीके से आसन किए जा सकते हैं। तो सिटिंग पोस्चर्स होते हैं, सुपाइन लाइन पोस्चर्स होते हैं जो पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले होते हैं, प्रोन लाइन पोस्चर होते हैं जो पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन होते हैं, स्टैंडिंग आसन होते हैं जो खड़े होकर किए जाने वाले आसन होते हैं, बैलेंसिंग आसन होते हैं जिनमें आपको बैलेंस बनाना होता है, लाइक ताड़ आसन, वृक्ष आसन, नटराज आसन, शीर्ष आसन, ये सब बैलेंसिंग पोस्चर्स हैं। इन्वर्टेड आसन होते हैं सिर सिर नीचे और पैर ऊपर करने वाले किए जाने वाले आसन। ठीक है, जैसे कि शीर्षासन और आपका सर्वांगासन जो होता है वो इसमें आता है। योगासन के लिए क्या करें और क्या ना करें, आसन करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। आसन के अभ्यास से पहले पेट खाली, मतलब 2 घंटे का खाली पेट होना चाहिए। जब भी आप आसन करने जा रहे हैं या किसी को कराने जा रहे हैं तो उन्हें आपको पहले ही इंस्ट्रक्शंस देनी है कि 2 से 3 घंटे का पेट खाली होना चाहिए। अगर सुबह के टाइम करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उस टाइम तो पेट खाली ही होता है। यदि सुबह के समय टाइम नहीं है किसी को अभ्यास करने का, इवनिंग में करते हैं या दोपहर में करते हैं, तो फिर पेट पे ध्यान दे कि 2 घंटे खाली पेट होना चाहिए। यदि अगर आपने फ्रूट खाया है तो आधा पौना घंटा भी चल सकता है, बट आपने पूरा भोजन लिया है तो 2 से 3 घंटे का खाली पेट चाहिए, क्योंकि ताकि वो भोजन जो है डाइजेस्ट हो जाए और आपका पेट खाली हो जाए। आसन अभ्यास से में पहनने जाने वाले कपड़े आरामदायक होने चाहिए, सभ्य दिखने चाहिए। मतलब जब भी आप आसन कर रहे हैं तो उसमें जो आपको कपड़े यूज करने हैं वो एकदम कंफर्टेबल क्लॉथ्स होने चाहिए। ये नहीं कि आप, अगर आप डीप नेक पहन रहे हैं तो अपनी टी शर्ट को ही संभाल रहे हैं, या शॉर्ट टी शर्ट पहन रहे हैं तो भी उसको खींच रहे हैं, ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए। जीन्स में आप आसन नहीं कर सकते हैं, डिफिकल्टी होती है। जो योग के लिए जो कपड़ों की वर्णन किया गया है उसी तरह के लोअर टी शर्ट या सलवार सूट में भी कर सकते हैं। सलवार सूट में करते हैं तो उसको दुपट्टा बांधने का एक तरीका होता है, उस तरीके से दुपट्टा बांध के आप योगा अभ्यास कर सकते हैं। और ढीले ढाले जैसे कपड़े होते हैं, यौगिक ड्रेस जो आती हैं, आप उसमें अभ्यास कर सकते हैं, मतलब जिसमें आपको कपड़ों पे ध्यान ना देना पड़े। इस तरह के कपड़े पहन के आराम से अभ्यास करिए, ताकि आपका जो पूरा ध्यान है वो आपके अभ्यास पे लगे, ना कि कपड़ों पे ध्यान जाए। आसन अभ्यास के समय अपने मन और शरीर को वहीं शामिल रखें, ना कि अभ्यास के बाहर संबंधित विचारों में। जब आप आसन कर रहे हैं, आप आसन करते समय श्वास पर भी ध्यान लगाते हैं, करवाते हैं। जब आप लोग अभ्यास करते होगे तो आपकी टीचर जो है श्वास के साथ करवाती होगी, कोई भी अभ्यास है श्वास के साथ करवाती है। वो इसलिए करवाती है कि आप
श्वास के साथ करेंगे तो आपका ध्यान जो है आप पर ही रहेगा, आप क्या कर रहे हो उस पे ध्यान रहेगा। अगर वो आपके ध्यान को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आपका ध्यान इधर उधर चला जाएगा। आप बॉडी से तो करोगे पर आपका माइंड इधर उधर चला जाएगा। तो क्या करते हैं, आसन के साथ श्वास को जोड़ देते हैं ताकि पूरा ध्यान हमारे शरीर पर रहे, हम अपने आप में रहे, हम क्या कर रहे हैं वो जान सके। आसन के दौरान कभी भी ज्यादा तनाव ना ले, कभी भी ओवर स्ट्रेचिंग अपनी आवश्यकता से अनुसार ही करना चाहिए। दूसरे को देख के अगर कोई बहुत ज्यादा खड़े होके चक्रासन कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी वैसे ही करना है। आप आराम से करिए, उसका अभ्यास करिए। जब आप खड़े होके चक्रासन करने लायक हो जाएं फिर खड़े होके कीजिए, पर दूसरे को देख के एकदम उत्तेजित नहीं होना है कि मुझे भी करना है। कोई भी किसी भी तरह की इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बहुत ज्यादा तनाव नहीं देना शरीर पे और ना ही मन पे तनाव देना है। कोई किसी तरह का स्ट्रेस है तो आसन करते समय स्ट्रेस ना ले, उस समय पे सब कुछ भुला के और अपने आसन पे ध्यान दे तो आपका स्ट्रेस भी काफी हद तक कम हो जाएगा। एक शांत शरीर और मन के साथ शांत वातावरण में योगाभ्यास किया जाना चाहिए। मतलब एक शांत, मतलब शरीर को एकदम रिलैक्स करके और शांत मन के साथ योगाभ्यास करें। और जो आपका योग कर अभ्यास करने का जो जगह है वो भी शांत होनी चाहिए, वातावरण यौगिक होना चाहिए। वहां पे बहुत ज्यादा शोर शराबा या बहुत तेज साउंड वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। एकदम रिलैक्सिंग मोड में योगाभ्यास करना चाहिए। आसनों के लाभ, लचीलापन बढ़ाता है, मांसपेशियों की शक्ति और स्थिरता में वृद्धि लाता है। आपके जो प्रैक्टिकल में जो आसन दे रखे हैं ना, प्रैक्टिकल के हिसाब से ही आपको अभ्यास कराया जाता होगा आसन का, तो उनके लाभ जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये वाला तो मत बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए कि सर्वांग आसन का या चक्रासन का लाभ बताइए, चक्रासन वैसे आपके उसमें है नहीं सिलेबस में, सर्वांग आसन का लाभ बताइए। तो ये नहीं बताना है कि लचीलापन आता है, सभी आसन से लचीलापन आता है। उसका जो मेन पॉइंट है, सर्वांग आसन क्या करता है, हमारे थायराइड ग्लैंड पे काम करता है। तो थायराइड की प्रॉब्लम के लिए आसन बहुत ज्यादा लाभकारी है। एक ही जवाब दीजिए। ठीक है, इस तरीके से जो मेन उनके पॉइंट है उसको याद कर लीजिए, क्योंकि जो भी आप परफॉर्म करेंगे उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। मान लीजिए आपको ताड़ासन करवाया तो ताड़ासन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो उनके लाभ पूछ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी पढ़ लीजिएगा कि किसको करना है किसको नहीं करना है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। रिटन में भी आ जाता है, थ्योरी एग्जाम में भी आ जाता है और प्रैक्टिकल एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। श्वसन ऊर्जा और जीवन शक्ति में सुधार आता है। जो आपकी श्वसन है और ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसमें बहुत सुधार आता है। जब आप आसन करते हैं आपके लंग्स फैलते हैं, आप डीप इनहेल और एक्सेल कर पाते हैं, तो आप श्वास लंबी गहरी ले पाते हैं। जब आप श्वास लंबी गहरी लेते हैं तो बॉडी एनर्जेटिक होती है क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन अंदर जा रही है और बॉडी में एनर्जी आ जाती है, जो कि आपकी जीवन शक्ति, जो कि आपकी श्वास से जो जीवन शक्ति आ रही है उसमें सुधार आता है। मेटाबॉलिज्म को भी संतुलित बनाता है, मतलब मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करता है। जो आपका मेटाबॉलिज्म है उसे बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। मेंटेन वेट, वेट वजन को बनाए रखने, यदि किसी का वजन बहुत कम है उसका वजन गेन होता है, और यदि किसी का वजन बहुत ज्यादा है उसका वजन लॉस कम होता है। तो वजन को भी बैलेंस करता है योगासन। कंट्रोल सर्कुलेटरी हेल्थ, स्वास्थ्य संचार स्वास्थ्य पर नियंत्रण बनाए रखता है। मतलब जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से चलता है और बहुत अच्छे से कार्य करता है। एथलेटिक प्रदर्शन में सुधार करता है। मतलब जो भी आप मान लीजिए आप एथलेटिक वो करते हैं, आपका स्टेमिना बहुत ज्यादा गेन होता है योगासन करने से,
क्योंकि एनर्जी आ रही है, वो ऊर्जा प्रदान कर रहा है, तो आपका स्टेमिना बहुत ज्यादा गेन हो जाता है। और आप कोई भी चीज होल्ड करने का अगर आपका कोई काम है तो होल्डिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ाता है योगासन। चोट से सुरक्षा दिलाता है, जो भी मतलब आपकी हड्डियां लचीली होती है, मसल्स फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, तो चोट लगने की भी संभावना कम होती है और उसमें सुरक्षा प्रदान करता है। योगिक ग्रंथों के अनुसार योगासन के लाभ, अकॉर्डिंग टू गहन संहिता के अनुसार क्या है, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम निर्लिप्तम घटत से सप्त साधनम। तो शरीर को परिपक्व बनाने के लिए योग के 7 अंगों की चर्चा की गई है। तो जो इस प्रकार है, शोधन, दृढ़ता, स्थिरता, धैर्य, लघुता, हल्कापन, प्रत्यक्षीकरण या निर्लिप्तता। अगले श्लोक में इन सभी अंगों से संबंधित योगी क्रियाओं का वर्णन भी किया गया है। आसन से दृढ़ता आती है, यानी कि मजबूती आती है, स्ट्रेंथ आती है। जब आप ये पढ़ेंगे ना, जैसे 1.9 का है, 1.10 जब वो पढ़ेंगे श्लोक, तो उसमें इनसे रिलेटेड, जैसे शोधन हो गया आपका षटकन, दृढ़ता हो गया आसन, स्थिरता हो गया प्राणायाम, धैर्य हो गया आपका धारणा, और ऐसे ही आगे वो उस वाले श्लोक में मिल जाएगा आपको। अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र, प्रयत्न शैथिल्य अनंत संपास समापत्ति भ्याम। तो दूसरे का 47 है, प्रयास और अनंत पर ध्यान करने से यहाँ आसन दृढ़ और सुखद हो जाता है। लगातार अभ्यास करने से, लगातार प्रयास करने से, प्रयत्न करने से हमारा आसन जो है सुखद और सिद्ध हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, हम उसमें दृढ़ता आ जाती है। फिर हम कभी भी वो आसन करते हैं तो जैसे फर्स्ट डे जो पेन होता है, सेकंड डे पेन कम हो जाता है, थर्ड डे और कम हो जाता है, फोर्थ डे और कम हो जाता है। फिर धीरे धीरे ऐसे ही जब हम आसन का अभ्यास करते जाते हैं तो हमारे आसन करने से जो पेन होता है वो पेन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हम आसानी से आसन कर पाते हैं और उसमें सुखद अनुभव करते हैं। हाँ, ये है इसका मेन जो लाभ है महर्षि पतंजलि के अनुसार। ततो द्वंद्वा निभिघात, आसन के सिद्ध हो जाने पर साधक को सर्दी गर्मी भूख प्यास, मतलब जो द्वंद होते हैं ना, जैसे हमें सर्दी और गर्मी, ये द्वंद है, दो चीजें हैं, भूख और प्यास, लाभ और हानि, इस तरह के जो द्वंद होते हैं अर्थात कष्ट उत्पन्न नहीं करता। इस तरह के द्वंद से वो निजात पा लेता है। ना ही उसे बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, ना ही गर्मी लगती है, ना ही बहुत ज्यादा भूख लगती है, ना ही बहुत ज्यादा प्यास लगती है, ना ही वो लाभ सोच पाता है, ना ही हानि सोच पाता है। ये जो द्वंद है ये खत्म हो जाते हैं। वो एक सटीक निर्णय ले पाता है आसन के अभ्यास से, और कष्ट उत्पन्न नहीं होने देता, क्योंकि द्वंद से ही कष्ट उत्पन्न होते हैं कि ये लाभ है या हानि है, मुझे भूख लगी है या प्यास लगी है। तो ये क्या होता है, द्वंद जो है कष्ट उत्पन्न करते हैं, इन कष्टों से निजात पाते हैं आसन करने से। ये मेन बेनिफिट है इसका। नंबर ऑफ आसन, अकॉर्डिंग टू ये टेक्स्ट बुक जो है, योगिक हठ योग के जो टेक्स्ट है उनके अकॉर्डिंग कितने आसन है किस किस में, भगवान शिव ने 84 लाख आसन कहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने 84 लाख आसन का वर्णन किया है, उन्होंने बताए हैं 84 लाख आसन होते हैं। हठयोग प्रदीपिका में जो आसन है 15 बताए गए हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, हठयोग प्रदीपिका में कितने आसनों का वर्णन है। तो हठयोग प्रदीपिका में 15 आसनों का वर्णन है। सेम क्वेश्चन घिरन संहिता में कितने आसन बताए गए हैं, ये प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है और थ्योरी में भी पूछा जा सकता है। तो घिरन संहिता में 32 आसन बताए हैं। हठ रत्नावली में 84 आसन का वर्णन है। हठ रत्नावली बाय श्रीनिवास योगी, जो कि श्रीनिवास योगी जी ने लिखी है।
उन्होंने 84 आसन का वर्णन किया है। इन्होंने 84 लाख से 84 आसन बता दिए हैं कि 84 आसन होते हैं। ये है। अब आप लोग जैसे आसन का अभ्यास करते हैं तो उस हिसाब से आप खुद देख पाते होंगे कि आसन से कितना लाभ होता है, उसमें दृढ़ता आती है, मतलब जो टेक्स्ट में लिखा है वो एक्चुअल में आपको फील होता है या नहीं होता है। ये फील कीजिए और उसे श्वास के साथ कीजिए ताकि इसमें ध्यान भी बने, मन एकाग्र हो और उसमें आसन में स्थिरता लाइए, तभी उसके बेनिफिट आपको मिल पाएंगे। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ने पूछ। जो 84 आसन बताया वो बुक का क्या नाम है? ये मैं भेज दूंगी, आप उसमें भी देख लेना। हठ रत्नावली, श्रीनिवास योगी के, जो राइटर है इसके श्रीनिवास योगी है। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बताइए। जैसा आपने कपड़ों के बारे में बताया कि हम्म। ढीले ढाले और एयरेबल कपड़े होने चाहिए, हम्म। तो ये जो अंग्रेज है, जो वेस्टर्नाइज लोग हैं, वो तो ऐसे कपड़ों का ज़्यादा पालन करते नहीं है। भारत में भी आके वो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं और बाकियों को भी इन्फ्लुएंस नहीं करते तो हैं। पर वो उस चीज को लेके कॉन्शियस भी नहीं होते ना। किस चीज़ को लेके? मतलब कि कपड़ों। अगर उनके कपड़ों से शरीर दिख रहा है तो वो उस चीज को लेके परेशान नहीं होते हैं। हम्म। तो उनके लिए तो उनका तो पहनावा ही वही है। वो लोग परेशान नहीं होते हैं। हमारा जरा क्या होता है, हम अगर ग्रुप में कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी टी शर्ट ऊपर हो जाती है तो हम आसन छोड़ के टी शर्ट नीचे करने लग जाते हैं। हाँ। इस चीज पे बिल्कुल। मैंने बोला था। उन लोगों का अच्छा। तो पहनावा ही यही है, वो तो बहुत छोटे छोटे टॉप पहन के भी योगासन कर लेते हैं। उनको वो कॉन्शियस नहीं होते हैं उसको लेके, वो आसन पे ही ध्यान लगाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि मेरी कमर दिख रही है या मेरा पेट दिख रहा है, ऐसा नहीं सोचेंगे वो। ओके। है ना। मतलब कंफर्टेबल क्लोथिंग होनी चाहिए, हाँ चाहे फिर वो कंफर्ट, अगर आप शॉर्ट कपड़ों में भी कंफर्टेबल फील करते हो तो आप वो भी पहन सकते हो, बट ये नहीं कि आसन छोड़ के आप अपनी टी शर्ट नीचे कर रहे हैं या गला ठीक कर रहे हैं, तो वो अभ्यास में विघ्न डालता है। तो कपड़े ओके। इसलिए बताए गए हैं कि अगर टी शर्ट भी डाल रहे हैं तो राउंड नेक की पहनिए ताकि उसे गिरने का डर ना हो। और टी शर्ट डाल रहे हैं तो अपने लोअर में टक करके पहनिए उसे, हम्म। ताकि वो ऊपर नीचे ना हो। जी। मैम, हाँ जी। कंफर्ट से मतलब यहाँ पर यही है ना, यहाँ शॉर्ट या लॉन्ग या उससे लूज से कोई मतलब नहीं है। अगर आप फॉरवर्ड बेंट जा रहे हो तो आपको रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहा है, ये भी इंक्लूड होगा ना इसमें, या आपकी पैंट बहुत टाइट है नहीं नहीं, आप। हल्का लूज होना चाहिए क्योंकि मसल्स को वर्क करने के लिए जगह चाहिए। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, जैसे कि लूज है तो इतना भी नहीं होना चाहिए आपके हाथ नीचे नहीं जा रहे, आपका कपड़ा पहले नीचे पहुंच रहा है। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, आपका इतना टाइट कंफर्टेबल है कि होना आप ये चाहिए। कॉन्शियस हो रहे हो फट रहा है जैसा, ऐसा भी नहीं बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा आपने। और कुछ पूछना है किसी को? आज अच्छे से समझ आ गया सबको? यस मैम, प्रैक्टिकल पार्ट है ना, ये तो हम करते हैं इसलिए सही समझ में बात है, आता ये है तो तो। देखिए प्रैक्टिकल फील करने की चीज है। तो अगर आप लोग डेली अभ्यास में भी इस चीज को फील करते हैं तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। आसन में स्थिरता लाना बहुत टफ होता है। ये तो लगता है हमें कि आसन हो गया है, जब तक उस आसन में रुक के आपको आनंद की अनुभूति ना हो तब तक समझिए कि आपका आसन सिद्ध नहीं हुआ है। आसन को करना, खाली आसन लगाने से कुछ नहीं होता है, उसमें होल्डिंग बढ़ाना होता है। मिनिमम 3 मिनट की होल्डिंग तो होनी ही चाहिए हर एक आसन में। ये नहीं कि 30 सेकंड करके ही आप जब वापस आ रहे हैं तो आप जोर जोर से सांस ले रहे हैं, थक रहे हैं या मसल पुल हो रही है आपकी। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अभ्यास के दौरान हो सकता है कभी कभी मसल भी पुल हो जाती है, ज्यादा स्ट्रेच कर दे तो कहीं क्रैम्प भी आ जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान करके हमें आसन करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी को कोई हार्म ना हो। और हम लगातार थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है, एक ही दिन में आसन नहीं लगाना, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जैसे पश्चिमोत्तानासन भी लगाते हैं हम तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
और बस उसकी टेक्निक पे ध्यान देना होता है कि आना कैसे है, जाना कैसे है, स्पाइन की पोजीशन क्या रहेगी, लेग्स की पोजीशन क्या रहेगी। ये मेन चीज है। आसन होना ना होना एक बाद की बात होती है। सबसे पहले टेक्निक बहुत ज्यादा मैटर करती है आसन में। टेक्निक अगर आप सही से करेंगे तो आसन तो एक दिन लग ही जाएगा। ठीक है। चलिए मैम, और क्वेश्चन किसी का। मैं मैम मेरा वीडियो ऑफ है, लेकिन मैं क्वेश्चन एक पूछ सकती हूँ, मेरे मन में एक डाउट है। हाँ बोलिए बोलिए। वो जो हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओ माँ का, उसका हम्म। ओ का माँ का वो जो ऊ का कितना ड्यूरेशन कितना रहता है? मैं एक बार जब शायद अब पढ़ा रहे ये थे ना तो उस पे डिपेंड करता है कि आपका श्वास कितना लंबा है। ठीक है। 30 60 ऐसे कुछ बता रहे थे सर, मेरे याद में नहीं है अभी। लेकिन अ- ओ ऊ आ माँ का बीच अच्छा, वाला का लंबा अगर रहेगा। मैं एक एक उससे बता देती हूँ। अगर आप बोल रहे हैं 4 सेकंड का, माँ बोलेंगे 8 सेकंड का, और सॉरी, ऊ बोलेंगे 8 सेकंड का और माँ बोलेंगे 16 सेकंड का। ऐसे होता माँ है। माँ का लंबा होगा हाँ, मैडम, लेकिन माँ सर बता लंबा रहे थे होगा। वो बीच वाला का लंबा में आएगा, ऐसे बोल रहे थे नहीं, शायद। बीच वाला अ से थोड़ा लंबा होगा, आ से डबल होगा, और माँ इन दोनों से डबल होगा। अ, हाँ, इस तरीके से होगा। थैंक यू मैम। और जब आप सिंगल सिंगल करते हैं, अ का उच्चारण कर रहे हैं तो पूरी श्वास के साथ ही करना है, और ऊ का उच्चारण कर रहे हैं तो उस पूरी श्वास के साथ करना है, और माँ का कर रहे हैं तो पूरी श्वास के साथ करना है। बस जब आप अपना उसको साथ में वो करते हैं, तब आपको टाइमिंग इस ड्यूरेशन तरीके से रहेगा। करना है। हाँ। ठीक है मैडम, थैंक यू।